ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसे प्रैक्टिकली हर कोई एक्सपीरियंस करता है, पर शायद ही कोई इसके बारे में ओपनली बात करता है। वो स्टेट है कंफ्यूजन, यानी दुविधा। हाँ, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड स्टेट है। एग्जैक्टली और आज के इस विश्लेषण का आधार एक बेहद पावरफुल सोर्स मटेरियल है जिसका टाइटल है डिवाइन गाइडेंस फॉर द कंफ्यूज्ड हार्ट। जब जिंदगी कंफ्यूज हो तब कृष्ण का ये उपदेश सुनो। राइट। तो हमारा मकसद आज बहुत क्लियर है। हम इस आइडिया को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि कंफ्यूजन कोई बीमारी या कमजोरी या फेलियर नहीं है। दरअसल हम ये देखेंगे कि सदियों पुराने इस एंशिएंट टेक्स्ट को अगर आज की लेंस से देखा जाए तो मेरा मतलब है कि ये मॉडर्न डे डिसीजन पैरालिसिस, ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट को सॉल्व करने का सबसे प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बन जाता है। बिल्कुल। और सबसे मज़ेदार बात इसमें ये है कि इस सोर्स मटेरियल को अक्सर लोग सिर्फ एक धार्मिक टेक्स्ट की तरह देखते हैं, जबकि अगर इसके कोर में जाएं तो ये एक प्योर साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल मैनुअल है। आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में जहां हर रोज़ नए डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ दिमाग का जैम हो जाना बहुत आम है। और इस मैनुअल का सबसे पहला लेसन ही यही है कि उस कंफ्यूजन को नॉर्मलाइज किया जाए। नॉर्मलाइज किया जाए, हाँ। और देखो, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए सोर्स मटेरियल सीधे हिस्ट्री के सबसे एक्सट्रीम एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन वाले मोमेंट पे फोकस करता है। अगर हम अर्जुन के कैरेक्टर को एक मिथोलॉजी की तरह ना देखकर एक क्लिनिकल केस स्टडी की तरह देखें तो क्या दिखता है? एक पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड इंसान। वही ना, एक एब्सोल्यूट टॉप परफॉर्मर, अपने फील्ड का बेस्ट प्रोफेशनल, जो अपनी लाइफ के सबसे बड़े और डिफाइनिंग प्रोजेक्ट के ठीक पहले पूरी तरह से ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, वो फिजिकली अपना वेपन छोड़ देता है। एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक सिवियर पैनिक अटैक है। लेकिन इस एक्सट्रीम कंफ्यूजन के रिस्पॉन्स में कृष्णा का रिएक्शन क्या था? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कृष्णा का रिएक्शन था प्योर अनअडल्टरेटेड एक्सेप्टेंस। उन्होंने वहां बिल्कुल जज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इतने सीनियर लेवल पर हो, तुम एक अल्फा वॉरियर हो, तुम रो कैसे सकते हो। कृष्णा ने सबसे पहले उस ब्रेकडाउन को एक्सपेस दिया। उन्होंने अर्जुन को अपनी पूरी दुविधा, अपने डर और अपने लॉजिक को एक्सप्रेस करने दिया, जिसे शायद होल्डिंग स्पेस कहते हैं आजकल। एग्जैक्टली साइकोलॉजी में इसे होल्डिंग स्पेस ही कहते हैं। ये इस बात का क्लियर प्रमाण है कि दुविधा एक स्वाभाविक कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है। जब दिमाग के सामने अचानक से नए वेरिएबल्स आते हैं या जब स्टेक्स एकदम लाइफ और डेथ वाले होते हैं, तो सिस्टम का फ्रीज होना एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है। इस स्टेट को कमजोरी मानना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। राइट। जब तक उस कंफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का लॉजिकल हिस्सा वापस ऑनलाइन आएगा ही नहीं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा हिट करता है क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस की निशानी है और कंफ्यूजन मतलब आप फेल हो रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया में तो कंफ्यूजन ऑलमोस्ट एक डिफॉल्ट स्टेट बन चुकी है। आखिर आज का इंसान इतना जल्दी फ्रीज क्यों हो जाता है? अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो एक ही वक्त पर करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी अचीव करनी है और साथ ही साथ पर्पस भी ढूंढना है। हाँ, सब कुछ एक साथ चाहिए। ऐसा लगता है जैसे किसी ब्राउजर में एक साथ 100 हेवी टैब्स खुल गए और पूरा सिस्टम हैंग हो गया है। अगला कदम क्या हो समझ ही नहीं आता। ये ब्राउजर वाली एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है आज की रियलिटी पर। इसे हम कॉग्निटिव ओवरलोड या डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। इंसान के दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एक लिमिट होती है, एक बैंडविड्थ होती है। आज हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि हम हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डरते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाँ, दिमाग में लगातार कैलकुलेशन चलती रहती है कि अगर मैंने ऑप्शन ए लिया तो ऑप्शन बी का पोटेंशियल रिवॉर्ड मिस हो जाएगा, या ऑप्शन सी सेफ है पर उसमें ग्रोथ नहीं है। इस ओवर ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में दिमाग पूरी तरह से ओवरवेल्म हो जाता है, और जब दिमाग ओवरवेल्म होता है तो वो एक्शन लेने के बजाय सेफ्टी ढूंढता है, जो कि ओवरथिंकिंग के रूप में मैनिफेस्ट होती है। यानी बस सोचते रहो, कुछ करो मत। बिल्कुल। इंसान एक ही जगह खड़ा रहकर हर पॉसिबल फ्यूचर को एनालाइज करने की कोशिश करता है ताकि
फेलियर का चांस 0 हो जाए। पर 0 फेलियर रेट एक टोटल इल्यूजन है, और यही ओवरथिंकिंग उस एक्शन को पैरालाइज कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में सारी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को सोचकर रुक गए थे। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर सोर्स मटेरियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है जो सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। वही सबसे मशहूर कोट, कर्म करो फल छोड़ दो। हाँ, अगर मैं इसको आज के हाइपर कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट या स्टार्टअप कल्चर के हिसाब से देखूं, तो बहुत लोग इसे एक एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं। जैसे भाई मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, रिजल्ट जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये एक तरह का क्वाइट क्विटिंग या मीडियोक्रिटी को जस्टिफाई करने का एक्सक्यूज नहीं बन गया है इस प्रैक्टिकल लाइफ में, जहां अप्रेजल से लेकर फंडिंग तक सब कुछ मैट्रिक्स और रिजल्ट्स पर आधारित है? वहां इस कोट का सच में क्या मतलब है? ये एक बहुत वैलिड चैलेंज है, और इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन यही है। कर्म करो फल छोड़ दो का मतलब लापरवाही या लैक ऑफ एम्बिशन बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव हाई परफॉर्मेंस हैक है। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट से कंपेयर किया जा सकता है। फ्लो स्टेट? हाँ, देखो, जब कोई एलीट एथलीट परफॉर्म कर रहा होता है या कोई म्यूजिशियन स्टेज पर होता है, तो क्या उस वक्त वो ट्रॉफी या अपने रिव्यूज के बारे में सोच रहे होते? नहीं, उनका पूरा फोकस उस एक स्पेसिफिक मूवमेंट या उस नोट पर होता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम लगातार रिजल्ट्स या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो हमारा अमिगडाला, जो डर और एंजाइटी का सेंटर है, वो एक्टिवेट हो जाता है। राइट। अगर फेल हो गया तो क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे, ये एंजाइटी आज के यानी प्रेजेंट मोमेंट के एक्शन की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। कृष्णा इसेंशियली ये समझा रहे हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे प्रोसेस पर है, आउटकम पर नहीं। आउटकम तो हजारों एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो उस आउटकम की अटैचमेंट को छोड़ दो, क्योंकि वो अटैचमेंट एक्शन लेने से पैरालाइज कर रही है। अपना 100% बैंडविड्थ सिर्फ प्रेजेंट प्रोसेस पर लगाओ, तभी टॉप टियर परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। वाह, सो बेसिकली फ्यूचर की एंग्जाइटी को कट करके प्रेजेंट के फ्लो स्टेट में आना। रिजल्ट को प्लान करना एक बात है, पर रिजल्ट को लेके ऑब्सेस्ड हो जाना और उस डर से एक्शन ही ना लेना, वो असली प्रॉब्लम है। और इस एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा ट्रिगर वहां से आता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहते हैं। एब्सोल्युटली, सबसे बड़ा ट्रिगर वही है। ये सामाजिक दबाव शायद सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई अपना एक वेल पेइंग सेफ टेक जॉब छोड़कर एक बेकरी या कैफे शुरू करना चाहता है। अब अंदर से उसे लगता है कि यही करना है, लेकिन तुरंत फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में आलोचना शुरू हो जाती है, सोसाइटी का जजमेंट हावी होने लगता है। इस एक्सटर्नल प्रेशर और अपने इंटरनल कन्विक्शन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सोर्स मटेरियल कैसे एड्रेस करता है? इस सिचुएशन को सोर्स मटेरियल बहुत ही क्लियरली धर्मा के कॉन्सेप्ट के थ्रू एड्रेस करता है। और यहाँ धर्मा का मतलब कोई रिलीजन या धार्मिक परंपरा नहीं है। धर्मा यहाँ स्वधर्मा है, यानी इंसान का अपनी इंट्रिंसिक नेचर, अपनी वैल्यूज और उस मोमेंट की सबसे जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सही कर्तव्य है। स्वधर्मा? हाँ, कृष्ण का कहना है कि दुनिया की राय और दरअसल ये दुनिया दोनों ही अस्थायी यानी टेम्पररी है। जो लोग आज उस टेक जॉब छोड़ने वाले इंसान पर हंसेंगे, अगर उसकी बेकरी चल निकली, तो कल वही लोग सबसे पहले तालियां बजाएंगे। इसलिए किसी और के सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स या पराधर्मा जिसे कहते हैं, दूसरे के रास्ते को फॉलो करना सबसे बड़ा खतरा है। अगर इंसान सेफ रहने के लिए अपनी ऑथेंटिक कॉलिंग को इग्नोर कर रहा है, तो वो एक्चुअली अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो कई बार लोग उस कंफर्ट जोन को ही लॉजिकल डिसीजन मानने लगते हैं। डर को रैशनलाइज कर लेते हैं कि टेक जॉब में ईएमआई सेफ है, इसलिए यही लॉजिकल है, जबकि अंदर ही अंदर वो पूरी तरह सफोकेटेड फील कर रहे होते हैं। तो फियर और ड्यूटी के बीच की बाउंड्री कैसे ड्रॉ होती है? वही सबसे बड़ा ट्रैप है, जहां दिमाग खेल खेलता है। इंसान डर की वजह से पीछे हटता है और दिमाग उसे रैशनलाइज कर देता है कि मैं तो बस प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। डर एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन जब डर एक्शन को डिक्टेट करने लगे तब प्रॉब्लम है। कृष्णा का मैसेज यहाँ पूरी तरह अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। जो सही है, जो तुम्हारा धर्म है, वो करो, चाहे अंदर डर क्यों ना लग रहा हो। चाहे डर लग रहा हो। बिल्कुल।
कंफर्ट और आराम कभी भी धर्म का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। अगर एक नया और ऑथेंटिक रास्ता चुनते वक्त डर लग रहा है तो एक्चुअली वो डर एक कंपस का काम करता है। वो बताता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका सच में लाइफ में कोई बड़ा महत्व है। उस एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहना ही असली करेज है। अर्जुन को भी उस मैदान में अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने में डर और एक्सट्रीम दुख महसूस हो रहा था, पर उनका धर्म उस असत्य के खिलाफ एक्शन लेना था। So what does this all mean जब इंसान इस तरह के इंटेंस इमोशनल स्टॉर्म में फंसा हो, जहां एक तरफ गिल्ट हो, दूसरी तरफ डर हो और तीसरी तरफ एंजाइटी हो, तो इन भावनाओं को कैसे मैनेज करें? क्योंकि जब कोई व्हाट्सएप ग्रुप के ताने पड़ रहा होता है या किसी पास रिग्रेट में डूबा होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता, लॉजिकल सोचना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस सिचुएशन के लिए सोर्स मटेरियल क्या सॉल्यूशन देता है? क्या अपने इमोशंस को सप्रेस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सप्रेशन या दबाने का सोर्स मटेरियल में कोई जिक्र नहीं है। यहां पर एक बेहद डीप कॉन्सेप्ट आता है, स्थित प्रज्ञा माइंड। स्थित प्रज्ञा यानी स्टेबल माइंड। हाँ, एक स्टेबल स्थिर दिमाग। इसे एक समुंदर की तरह विजुअलाइज किया जा सकता है। राइट। समुद्र की सतह पर तूफान आते हैं, बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो वहां एब्सोल्यूट स्टिलनेस होती है। राइट। एक शांति होती है। एक स्थित प्रज्ञा इंसान वो नहीं है जिसे दुख या गुस्सा नहीं आता। राइट। वो कोई रोबोट नहीं है। राइट। बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जो उस गुस्से, उस गिल्ट या उस फियर को आने देता है, उसे ऑब्जर्व करता है, लेकिन उस इमोशन को अपने डिसीजंस का ड्राइवर नहीं बनने देता। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको इमोशनल रेगुलेशन और कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग कहा जाता है। कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, ओके। हाँ, जैसे जब कोई स्क्रॉल करते हुए किसी की सक्सेस देखकर सेल्फ डाउट या जेलसी महसूस करता है, तो स्थित प्रज्ञा होना मतलब उस जेलसी को देखना, पहचानना और फिर बिना उसके बहाव में बहे अपना फोन साइड में रखकर वापस अपने काम पर लग जाना। ये स्थिरता ही इंसान को गिल्ट और एंगर के लूप से बाहर निकालकर सही दिशा में सोचने की ताकत देती है। Here's where it gets really interesting, क्योंकि ये टेक्स्ट डायरेक्टली आज की जनरेशन पर अप्लाई होता है। मुझे लगता है कि इस टेक्स्ट को अगर किसी एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो आज का यूथ है। एक 20-25 साल का इंसान तो कंटिन्यूसली इस इमोशनल रोलर कोस्टर पर ही रहता है ना। जॉब मार्केट की अनसर्टेनिटी, स्टार्टअप्स वर्सेस कॉर्पोरेट का कंफ्यूजन, सोशल मीडिया पर हर वक्त कंपैरिजन और इन सब के बीच ब्रेकअप्स का इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा, ये सब मिलकर एक सेल्फ डाउट का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। इन स्पेसिफिक डेली स्ट्रगल्स को हम कृष्णा के इस फ्रेमवर्क में कैसे फिट कर सकते हैं? मेरी समझ से ये फ्रेमवर्क इन सारी मॉडर्न समस्याओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे कंपैरिजन और सेल्फ डाउट को ले लीजिए। जब यूथ सोशल मीडिया पर किसी और की हाईलाइट रील देखता है तो डिप्रेस होता है। गीता का कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि कोई और के धर्म को अपना बेंचमार्क मत बनाओ, उनका रास्ता अलग है, स्वधर्म अलग है। अपने रास्ते पर इम्परफेक्ट तरीके से चलना किसी और के परफेक्ट रास्ते को कॉपी करने से 1000 गुना बेहतर है। वाओ, या इम्परफेक्ट ऑथेंटिक एक्शन। दूसरा बड़ा इशू है करियर कंफ्यूजन का। जब ऑप्शंस अनलिमिटेड हों तो कर्म करो फल छोड़ दो का रूल सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। एक रास्ता चुनो, अपना बेस्ट दो और प्रोसेस पर फोकस करो। परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती असल में। डिसीजन लेने के बाद उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और जहां तक ब्रेकअप्स या पर्सनल लॉसेस का सवाल है, वहां टेक्स्ट का इम्पर्मनेंस यानी बदलाव का नियम और स्थित प्रज्ञा माइंडसेट काम आता है। हर चीज बदल रही है, जो कल था वो आज नहीं है। इस बदलाव को बिना खुद को पनिश किए एक्सेप्ट करना ही हीलिंग का पहला कदम है। ये फिलॉसफी सच में एक मेंटल एंकर का काम करती है। एक मेंटल एंकर जो इस एक्सटर्नल नॉइज के तूफान में टिकाए रखता है। और सच कहूं तो आज के टाइम में एक्सटर्नल नॉइज अपने एब्सोल्यूट पीक पर हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक स्क्रीन से चिपके रहना, नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, पॉडकास्ट, न्यूज़, हर जगह से लगातार इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। इस शोर में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी जो अपनी इनर वॉइस है, जो इंट्यूशन है, वो पूरी तरह से दब जाती है। ऐसे माहौल में उस इनर क्लैरिटी को वापस कैसे लाया जाए? सोर्स मटेरियल इस पर बहुत क्लियर है। जब बाहर का शोर इतना बड़ा हो जाए
कि खुद की आवाज सुनाई ना दे तो जानबूझ के उस एक्सटर्नल दुनिया को म्यूट करना पड़ेगा। साइलेंस और सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन और शांति में बैठना अब कोई लग्जरी नहीं बचा है, ये एक नेसेसिटी है। आजकल हम देखते हैं लोग कंफ्यूजन का सॉल्यूशन और ज्यादा इंफॉर्मेशन में ढूंढते हैं। हाँ, एक वीडियो से दूसरा वीडियो, दूसरे से तीसरा आर्टिकल, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन क्लैरिटी बाहर से नहीं आती। जब उस डिजिटल और सोशल नॉइज को कट ऑफ करके शांति में बैठते हैं और अपनी इनर नोइंग को सरफेस पर आने देते हैं, तब असली जवाब मिलते हैं। सच तो यह है कि इंसान को पहले से ही पता होता है कि उसके लिए क्या सही है, बस उस आवाज को सुनने के लिए उस एक्सटर्नल शोर को जीरो करना पड़ता है। और इसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल पॉइंट। मान लीजिए शोर कम कर दिया, थोड़ी समझ भी आने लगी, पर कंप्लीटली कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब तक 100% क्लैरिटी नहीं आएगी, 10 साल का सॉलिड रोड मैप नहीं बन जाएगा, तब तक पहला कदम ही नहीं उठाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर सोचते रहने से रास्ता मिल जाता है? यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। लोग क्लैरिटी का इंतजार करते हैं एक्शन लेने के लिए, जबकि सच्चाई ये है कि एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है। एक्शन ही क्लैरिटी का सबसे बड़ा और अकेला शॉर्टकट है। कितना भी एनालाइज कर लें, जब तक ग्राउंड पर उतरकर काम शुरू नहीं होता, रियलिटी का पता ही नहीं चलेगा। सही बात है। अगर फैसला गलत भी निकला तो भी वो एक प्रोग्रेस है, क्योंकि कम से कम उस एक्शन ने ये तो बता दिया कि इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना है। सोचते रहना और एनालिसिस करते रहना सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ाता है, जबकि कोई भी एक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस कन्फ्यूजन के लूप को तोड़ देता है। जैसे ही चलना शुरू करते हैं, धुंध थोड़ी छटने लगती है और अगले 10 कदम का रास्ता खुद दिख जाता है। कमाल है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम आज की लाइफ के लिए कुछ एक्शनेबल और पावरफुल टेकअवेज में समराइज करें, तो सोर्स मटेरियल एसेंशियली 3 बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर लाइफ में इस वक्त डिसीजन पैरालिसिस है या ओवरथिंकिंग हावी है, तो पहला टेकअवे, रुको नहीं, परफेक्ट डिसीजन का वेट मत करो। जो भी उस मोमेंट में बेस्ट लॉजिकल और ऑथेंटिक कदम लग रहा है, बस वो एक्शन लो। प्रोसेस पे ध्यान दो, आउटकम को छोड़ दो। बिल्कुल। दूसरा टेकअवे, भाग मत जाओ, यानी कंफर्ट जोन में एस्केप मत करो। अपना धर्म पहचानो और उस डर को सामने से फेस करो। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, कृष्णा की तरह खुद के लिए एक बेहतरीन गाइड बनो। खुद को जज मत करो, अपने इमोशंस को होल्ड करो, ऑब्जर्व करो और एक स्टेबल स्थित प्रज्ञा माइंड के साथ आगे बढ़ो। ये तीनों प्रिंसिपल्स किसी भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में सच में एक फूल प्रूफ रोड मैप का काम करते हैं। खुद पर हावी होने वाले शोर को बंद करके खुद को शांति से समझना ही सबसे बड़ी जीत है। तो इस डीप डाइव को हम एक ऐसे विचार के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं जो शायद कंफ्यूजन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी में वो कंफ्यूजन जिससे बचने की और जिसे खत्म करने की हर कोई दिन रात कोशिश करता है, वही दरअसल हमारे सबसे बड़े पर्सनल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का एक लौटा सही स्टार्टिंग पॉइंट हो। क्या पता बिना उस दुविधा के टूटे और बिना भटके हम कभी अपने बेस्ट पॉसिबल वर्जन तक पहुंच ही नहीं सकते। इस थॉट पर अकेले में जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरी चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।